चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ये आपका 8 मार्क्स का चैप्टर है। क्लास 12 के लिए 8 मार्क्स का चैप्टर है, तो इसीलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिए क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर ये आपका। और पार्टनरशिप फर्म में पहले जितना पढ़ चुके हो उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है आपका, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो क्या क्या, पीएल एप्रोप्रिएशन ये सब पढ़े हो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़े हो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पढ़े हो, डेथ पढ़े हो, ये सब पढ़े हो ना। तो पार्टनरशिप का ये लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म जो चैप्टर हमारा है उसको जानने से पहले आपको जानना यह जरूरी है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। तो बोलता है इट मीन्स द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म ड्यू टू चेंज इन बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स बट द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस। याद करो, जब हम लोग एडमिशन पढ़ते थे, रिटायरमेंट पढ़ते थे, डेथ पढ़ते थे, तो वहां पे अगर कोई पार्टनर का एडमिशन होता था तो एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता था, पुराना एग्रीमेंट को कैंसिल करना होता था। क्योंकि पहले अगर मान लेते 2 पार्टनर हुआ करते थे, एक नया पार्टनर का एडमिशन होता था, तो अब तो 3 पार्टनर हो गया। इसका मतलब पहला वाला एग्रीमेंट तो हम लोग का अब चलेगा नहीं, हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, हमारे बीच बहुत सारा डीड जो बना हुआ है वो एग्रीमेंट हमारा चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब पुराने एग्रीमेंट को डिसॉल्व करना पड़ेगा, पुराने एग्रीमेंट को बंद करना पड़ेगा। तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है दी एंड करना, और पार्टनरशिप को दी एंड करने का मतलब ये हो गया कि पहले जो पार्टनरशिप हुआ करता था, पहले जो एग्रीमेंट हुआ करता था, वो एग्रीमेंट को खत्म करना है। और वहां पे क्या होता है कि फर्म जो रहता है वो कंटिन्यू रहता है, जो फर्म रहता है पार्टनरशिप फर्म वो बिजनेस को कंटिन्यू करते रहता है। बताओ, अगर 3 पार्टनर हमारे पास हैं ए, बी और सी, अगर बी का डेथ हो गया तो क्या आगे ए और सी कंटिन्यू नहीं करेगा बिजनेस? आराम से करेगा। अगर बी रिटायर करेगा तब भी ए और सी यहां पे कंटिन्यू करेगा। मतलब एग्रीमेंट चेंज करना पड़ेगा लेकिन बिजनेस हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो वही यहां पे बात किया गया है कि चेंज इन बिजनेस रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप का चेंज करता है ये चीज, लेकिन फर्म जो है वो कंटिन्यू करता है अपना बिजनेस को। आई बात समझ में? तो ये सब होता था आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जहां पे एग्रीमेंट को डिसॉल्व करना पड़ता था। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का क्या क्या मतलब होता है? ये पूरा पार्टनरशिप फर्म को ही डिसॉल्व कर देना है, यानी दी एंड हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म का, मतलब पूरा फर्म बंद हो जाएगा, शट डाउन। तो बोला इट मींस बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एन एंड, एंड तक आ चुका है, मतलब हमारे पास खत्म होने वाला है, ये खत्म करना है इसको। और जितने भी, बताओ एक चीज कि अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसके पास एक बैलेंस शीट होगा, और बैलेंस शीट में बहुत सारा एसेट्स होगा, बहुत सारा लायबिलिटीज होगा। तो अगर बिजनेस को बंद कर देना है, खत्म कर देना है, ताला मार देना है, तो इसका मतलब बहुत सारे जो एसेट्स पड़े होंगे उसको बेच देना पड़ेगा, और बहुत सारे लायबिलिटीज जो हमसे पैसा पा रहा था, है ना, उसको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। तो वही बोला है एसेट्स ऑफ द फर्म आर टू बी सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर टू बी पेड ऑफ। जितने भी एसेट्स होंगे उसको बेच देना है, और जितने भी लायबिलिटीज होंगे उसको पेमेंट कर देना है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब समझ में आ गया होगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपका बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहता है, वहां पे सिर्फ बिजनेस रिलेशनशिप में चेंजेस आता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे पार्टनरशिप फर्म को ही हम लोग को बंद कर देना पड़ता है, खत्म कर देना पड़ता है। समझ में आया बात? अब डिसोल्यूशन कितने तरीके का हो सकता है, क्या क्या वजह से हमारे पास हो सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, जहां पे बोलता है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अगर हमारे बीच में एग्रीमेंट किया गया है कि हाँ हम लोग को इस टाइम में हम लोग को बिजनेस को बंद कर देना है, हम लोग को 2 साल के बाद हम लोग को बिजनेस को बंद कर देना है, खत्म कर देना है, तो इसका मतलब वो हमारा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट के अनुसार हम लोग को यहाँ पे डिसॉल्व करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को। ये सेक्शन 40 में लिखा हुआ है। उसके बाद कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन का क्या मतलब हो गया कि हमारे पास डिसोल्यूशन जो होगा वो कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा। समझ में आया? जहां पे आपके पास क्या हो सकता है, जैसे कोई पार्टनर यहां पे इंसॉल्वेंट हो गया, कोई पार्टनर इनकेपेबल हो गया, तो इसका मतलब ये कि जब पार्टनर का इनकेपेबल हो जाना हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो वहां पे हम लोग पार्टनरशिप फर्म को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो वहां पे हम लोग को पार्टनरशिप फर्म को क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ जाएगा। समझ में आया? अगर पार्टनरशिप को डिसॉल्व करता है मतलब उस पार्टनर को हटाओ तो दूसरा आगे हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म को अगर डिसॉल्व करना है तो कंपलसरी डिसोल्यूशन ये बात बताता है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या पार्टनर का डेथ हो जाने से भी हमारे पास पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? बट सर डेथ वाले में तो सिर्फ हम लोग पार्टनरशिप को डिसॉल्व करते हैं। आप अगर चाहो तो पार्टनरशिप
फर्म को भी डिसॉल्व कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। अगर कोई पार्टनर का डेथ हो गया तो ठीक है, आगे हम लोग कंटिन्यू कर भी सकते हैं। अगर मेरा मन किया नहीं आगे हम लोग पार्टनरशिप फर्म को नहीं कंटिन्यू करेंगे तो बंद कर देंगे पार्टनरशिप फर्म को। मतलब सीधा कि पार्टनरशिप को यानी अपने अंदर की चीजों को अगर चेंज करना है तो बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन अगर पूरा फर्म को डिसॉल्व करना है तो वहां पे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता है वो। उसके बाद होता है डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। अगर कोई इवेंट आपका हैपन हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है, तब आप डिसॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि दो पार्टनर ए और बी दोनों मिलके एक काम कर रहे थे जिसका ड्यूरेशन मान लेते हैं 2 महीने का था, यानी 2 महीना तक उसको पार्टनरशिप फर्म चलाना था। और उसके बाद जैसे ही वो 2 महीना में उन लोग का काम खत्म हो गया, उन लोग का जो पार्टनरशिप जिस चीज के लिए किया था वो अगर कंप्लीट हो गया तो बस अब उसको डिसॉल्व कर देना पड़ेगा। इसका एक और एग्जांपल देके बात कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई पार्टनर ऐसा रहता है जो पार्टनरशिप में कोई मेला में अगर चल गया है, जैसे मेला में देखते हो ना बहुत सारा झूला लगता है, बहुत सारे लोग बेचने आते हैं सामान, तो उन लोग का क्या होता है एक पार्टनरशिप में रहते हैं, समझ में आया। तो पार्टनरशिप में अगर वहां पे काम कर रहा है तो बताओ मेला अगर लगा हुआ है तो 1 सप्ताह का 1 महीना का अगर मेला लगा हुआ है, इसका मतलब 1 महीना तक उन लोगों का पार्टनरशिप चलेगा, फर्म चलेगा। और 1 महीना के बाद जैसे ही मेला खत्म होगा उन लोगों का काम खत्म, और उन लोगों का काम खत्म मतलब वहां पे हम लोग को पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देना पड़ेगा। तो ये होता है डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डिसोल्यूशन बाय नोटिस। नोटिस देके आपको यहां पे डिसॉल्व करना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर का मन किया कि हाँ हम यहां पे पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो वो बाकी अदर पार्टनर्स जो हमारे पास हैं उन लोगों को नोटिस देना पड़ेगा हम लोगों को, तभी डिसॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट का ऑर्डर से हम लोग को डिसॉल्व करना पड़ जाता है। जैसे अगर हम इलीगल काम कर रहे हैं कोई पार्टनरशिप फर्म में, अगर कोई इलीगल काम कर रहे हैं या तुम्हारे पास अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हमारे पास है और इस तरह का अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, तो कोर्ट सीधा सीधा मना करता है ये सब काम करने के लिए, और वहां पे कोर्ट आपको ऑर्डर देगा कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दो, तो उस केस में आपको डिसॉल्व करना पड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इतने तरीके से पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। सबका सेक्शन भी यहां पे लिखा हुआ है, अगर सेक्शन याद करना चाहो तो इस तरह से 40 से 44 तक है, नहीं याद करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब हम लोग को इस चैप्टर में जो बात करना है वो क्या करना है, तो फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जब फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो हम लोग को ये सारा अकाउंट बनाना पड़ जाता है। एक होता है रियलाइजेशन का अकाउंट, एक होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट। देखो पार्टनर्स लोन अकाउंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये बाकी 3 चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ ये 3 चीज तुमको वहां पे भी मिलता था जब आप एडमिशन रिटायरमेंट ये सब करते थे, तो वहां पे आपको क्या बनाना पड़ता था, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, याद आ रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे और एक बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन सर बैलेंस शीट वहां पे इसीलिए बनाते थे क्योंकि बिजनेस हमारा आगे कंटिन्यू करता रहेगा, तो इसीलिए हम लोग को वहां पे सीडी बीडी करते थे, बैलेंस शीट बैलेंस बीडी ये सब करते थे हम लोग, और फिर बैलेंस शीट में हम लोग पुट करते थे कैपिटल का बैलेंस को। आई बात समझ में। तो इसीलिए वहां पे हम लोग को ये काम करना होता था, तो बैलेंस शीट बनाते थे। यहां पे तो फर्म को डिसॉल्व करना है तो बैलेंस शीट तो बनाने का मकसद ही नहीं है यहां पे, तो यहां पे इसीलिए बोलता है आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एसेट्स लायबिलिटीज का रियलाइज करना है सारा एसेट लायबिलिटी को, इसलिए यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, ना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई बात समझ में। फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस तरह से पार्टनर्स कैपिटल पहले बनता था उसी तरह से बनेगा, और कैश और बैंक अकाउंट, या तो कैश का बनेगा या तो बैंक का, जैसा बैलेंस दिया है वैसा अकाउंट बनाना पड़ेगा। और जैसे वहां पे बैलेंस शीट को टैली करवाते थे, यहां पे हम लोगों को कैश और बैंक अकाउंट को टैली करवाना पड़ेगा। आई बात समझ में। और इस तरह से हम लोग को सारा अकाउंट बनाना है। और एक मजे की बात बता दे, सुनना ध्यान से, कि आप सिर्फ पार्टनरशिप फर्म को नहीं, आप अगर कोई कंपनी को भी डिसॉल्व करोगे तब भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट का जरूरत पड़ता है। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है वो कोई भी फर्म को, कोई भी पार्टनरशिप फर्म या कंपनी को डिसॉल्व करने के लिए उसको बनाया जाता है, जहां पे एसेट्स को बेच के लायबिलिटी को पेमेंट करके कितना का प्रॉफिट या कितना का लॉस उस पार्टनरशिप फर्म को हुआ है वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारे पास बैलेंस शीट दिया रहेगा क्वेश्चन में इस तरीके का, वैसे छोटा सा रहेगा, हम आपको बहुत बड़ा यहां पे बता के समझाना चाहेंगे कि क्या क्या हम लोगों को करना है, ठीक है। इसमें क्या क्या करना होता है उसके बारे में समझाने के लिए हम ये बड़ा सा बैलेंस शीट लेके आपको समझाएंगे।
जैसे आप देख सकते हो एसेट साइड में आपके पास गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर फिक्सर्स है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक है, बिल्स रिसीवेबल है, डेटर्स है, डेटर में पीबीडीडी माइनस किया हुआ है यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट, और उसके बाद आपका यहाँ पे कैश एंड बैंक, कैश इन हैंड और पीएल का डेबिट बैलेंस दे दिया हुआ है। पीएल का डेबिट बैलेंस हमारा लॉस होता है, इसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। कौन सा एसेट? फिक्टिशियस। तो अगर आप यहां पे सब चीजों का नेचर के अगर बारे में अगर सोच के चलोगे तो आप ध्यान से देखो, गुडविल जो होता है वो आपका इनटेंजिबल एसेट होता है। कौन सा? इनटेंजिबल एसेट होता है। जो लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और ये सब होता है वो आपका टेंजिबल एसेट होता है। आपको पता है ना, ये सब आपका कौन सा एसेट होता है? टेंजिबल एसेट होता है। फिर आपका इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में आ जाता है तुम्हारा, ये आपका इन्वेस्टमेंट ही है अलग से। और उसके बाद इन्वेंट्री, बीआर, डेटर, कैश, बैंक, ये सब चीज हमारे पास जो होता है वो क्या होता है? करंट एसेट्स होता है। कौन सा एसेट? करंट एसेट्स होता है। और ये जो हमारा होता है वो क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट होता है। कौन सा एसेट? फिक्टिशियस एसेट होता है। तो एसेट्स में अलग अलग नाम आपको जान के रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा नाम इस तरह का यूज किया जाता है। तो ये सारा हमारे पास नेचर का। लायबिलिटी साइड में ये कैपिटल आपको पता है, ये सब रिजर्व्स दिया हुआ है। जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, फिर लोन फ्रॉम बैंक है, फिर बीज लोन है यानी पार्टनर का लोन, बी का लोन मतलब पार्टनर का लोन है, फिर क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी। इतना सारा हमारे पास लायबिलिटी साइड में है। समझ में आया? तो हम यहां पे अगर पूरा साफ करके तुमको एक चीज समझाना चाहें तो इस तरह का अगर बैलेंस शीट तुम्हारे पास दिया रहेगा तो हम लोगों को पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना है, मतलब इस बैलेंस शीट को मिटाना है, बैलेंस शीट को हटाना है, बैलेंस शीट को खत्म करना है। और बैलेंस शीट को खत्म करना है मतलब ये कि एसेट्स का जितना भी आइटम्स है सबको कैंसिल करना पड़ेगा, लायबिलिटी का जितना आइटम्स है सबको कैंसिल करना पड़ेगा ट्रांसफर करके। और सबको ट्रांसफर करने के लिए ये 4 अकाउंट हम लोग बनाते हैं। कितना अकाउंट बनाते हैं? ये 4 अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। बोलो बात समझ में आया? यही 4 अकाउंट में हम लोगों को ये सारा चीज को हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता है। अब कौन सा चीज कहां पे ट्रांसफर होता है उसके लिए आपको जर्नल एंट्री से समझना पड़ेगा चीज, और मैं यहां पे समझाते जाएंगे, ध्यान रखना सब चीजों को यहां पे समझाते चलेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक एक करके बात करेंगे जर्नल एंट्री के थ्रू। तो आइए हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना। जैसे पहला पॉइंट बोलता है अगर हम यहां पे एसेट साइड से चलना शुरू करें, अगर हम एसेट साइड से चलना शुरू करेंगे, इसको अगर मिटाना है तो एक चीज को समझना। बताओ एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? बोलेंगे सर एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। आपको भी पता होना चाहिए एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। उसी तरह से लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बताओ अगर एसेट को सभी को अगर कैंसिल करना है, ट्रांसफर करना है, तो हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका बैलेंस होता है डेबिट, तो करना पड़ेगा क्रेडिट। उसी तरह से लायबिलिटी को अगर कैंसिल करना है तो लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो ट्रांसफर करेंगे तो करना पड़ेगा डेबिट। आई बात समझ में? तो आइए एक एक करके अब हम लोग बात करते हैं। तो एसेट्स में बोलता है फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट, यानी कैश एंड बैंक और फिक्टिशियस एसेट को छोड़ के सारे एसेट्स को जो ट्रांसफर करेंगे वो रियलाइजेशन में करेंगे। तो बोलने का मतलब यह हुआ कि देखो हमारे पास एक कैश एंड बैंक यहां पे है, कैश एंड बैंक यहां पे है, और फिक्टिशियस एसेट मतलब पीएल का डेबिट बैलेंस, ये दोनों को छोड़ के बाकी जितना भी यहां से यहां तक आपको दिख रहा है सारे चीजों को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां पे करना पड़ेगा? रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहां तक कि गुडविल को भी रियलाइजेशन में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। याद करो जब आप एडमिशन रिटायरमेंट करते थे तो वहां पे गुडविल जब आपके पास बैलेंस शीट में दिया होता था तो आप उसको पार्टनर्स कैपिटल में राइट ऑफ करते थे, लेकिन यहां पे आपका बोलता है डिसॉल्व करते वक्त कि इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है इंटेंजिबल एसेट को। इसका मतलब गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, बीआर, डेटर सबको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? और एक चीज मजे की बात समझना कि सन्ड्री डेटर्स यहां पे टोटल 25,000 का राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये बाहर वाला अमाउंट मत करना, मतलब ये जो पीबीडीडी दिया हुआ है ना वो लायबिलिटी साइड में हम लोग को कैंसिल करना पड़ेगा। मतलब ये चीज कि डेटर्स आपको जब लिखना है ट्रांसफर करते हुए वो 25,000 लिखोगे, और ये जो 5,000 है ना वो लायबिलिटी को जब कैंसिल करेंगे ट्रांसफर करेंगे तब 5,000 वहां पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट आपका लायबिलिटी नेचर का होता है। कौन सा नेचर का? लायबिलिटी। तो जब लायबिलिटी को राइट ऑफ करो, लायबिलिटी को ट्रांसफर करोगे तब उसको राइट ट्रांसफर करना है। समझ में आया? जब क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा वो चीज। अभी आपको बस ध्यान रखना है कि एसेट साइड को जब ट्रांसफर करोगे तो डेबिट बैलेंस होता है, सबको क्रेडिट करना पड़ेगा।
तो डेबिट किसको करेंगे, तो जहां पे ट्रांसफर किया जा रहा है, अगर इसको रियलाइजेशन में किया जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे। तो इसीलिए आप एंट्री देख सकते हो यहां पे, जब ट्रांसफर करेंगे एसेट को तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट बोलने का मतलब एक एक करके सारा एसेट्स को यहां पे ट्रांसफर करेंगे। आई बात समझ में। उसी तरह से अब जो बचा हुआ एसेट्स है, बताओ बचा हुआ एसेट्स में क्या था, फिक्टिशियस एसेट। देखो ना यहां पे क्या हुआ था, कैश एंड बैंक भी बचा हुआ था, फिक्टिशियस। पहले फिक्टिशियस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट्स को अगर जब ट्रांसफर करेंगे तो इसको बोलता है पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है। कहां पे करना है, पार्टनर्स कैपिटल। जैसे वो सारा एसेट्स को हम लोग जब ट्रांसफर किए थे तो रियलाइजेशन में, तो जब ये पीएल का डेबिट बैलेंस जो होगा उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया। क्योंकि आपको पता है ये 4 अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश एंड बैंक। तो ये चारों में ही ट्रांसफर करना है जहां भी ट्रांसफर हो। समझ में आया। तो देखो यहां पे इसीलिए रियलाइजेशन में इतना सारा चला गया और पीसी यानी पार्टनर्स कैपिटल में चला गया प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, मतलब फिक्टिशियस एसेट। और कैश एंड बैंक और कैश इन हैंड का क्या करेंगे सर, तो देखो उसके लिए अकाउंट बनाया गया कैश एंड बैंक अकाउंट। तो इसीलिए बोलता है उसको क्या करना पड़ेगा, तो बोलता है नोट में लिखा हुआ है कि कैश एंड बैंक विल बी ट्रांसफर्ड टू कैश एंड बैंक अकाउंट एज ओपनिंग बैलेंस। एज ओपनिंग बैलेंस बोलने का मतलब उसका डेबिट में तुमको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस बीडी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस। तो सर उसके लिए टू बैलेंस बीडी क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर बताओ हम लोग गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो क्या गुडविल अकाउंट बनाते हैं, हम लोग लैंड बिल्डिंग का ट्रांसफर करेंगे क्या उसका अकाउंट बनाए हैं, नहीं। तो ये सब चीज का अकाउंट नहीं बना हुआ है हम लोग के पास, इसीलिए ये सब चीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन बताओ कैश एंड बैंक रहेगा, कैश इन हैंड रहेगा, इसका तो अकाउंट बना के रखते हैं हम लोग। बताओ कैश और बैंक अकाउंट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो जब हम किसी का अकाउंट बनाए हैं तो उसको ट्रांसफर करना है अगर उसमें, तो इसका मतलब उसमें बैलेंस बीडी बोल के लिखना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि ये कैश एंड बैंक को हम लोग को कहां पे लिखना पड़ेगा, कैश एंड बैंक अकाउंट में लिखना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया। तो देखो एसेट साइड का हर चीज को यहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस तरीके से। अब सवाल उठता है लायबिलिटी साइड को किस तरह से ट्रांसफर करेंगे। तो लायबिलिटी साइड में एक एक करके बात करेंगे। लायबिलिटी साइड में पहले लायबिलिटी का बात कर लेते हैं, आउटसाइडर्स का बात कर लेते हैं। तो देखो यहां पे फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब कोई भी तरह का रिजर्व, ठीक है। ये सब चीजों को छोड़ के जो लायबिलिटीज बचेगा उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एंट्री बनेगा सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अरे बोलो लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा और क्रेडिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन को। तो सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट इसका एंट्री हो जाएगा। मतलब कौन सा चीज सर, तो बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी को, बिल्स पेबल को, क्रेडिटर्स को, ये सारे चीजों को हम लोग को कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां पे, रियलाइजेशन में। सर लोन फ्रॉम बैंक, हाँ लोन फ्रॉम बैंक को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, ये भी आउटसाइडर लायबिलिटी होता है हमारा। सर बी का लोन, हाँ बी का लोन जो है वो पार्टनर्स लोन है। बी का लोन क्या है, पार्टनर। बी का लोन मतलब पार्टनर का लोन। और यहां पे एक नोट लिखा रहेगा, आगे चल के देखोगे तो यहां पे पता चलेगा तुमको। देखो यहां पे एक बार नोट पढ़वा देते हैं तुम लोग को, नोट नंबर 2 कि पार्टनर्स लोन विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट एज ओपनिंग बैलेंस। अरे बताओ, अभी तो हम बताए थे कि जिसका अकाउंट तुम बनाते हो उसका बैलेंस बनाना पड़ेगा। जैसे कैश एंड बैंक का अकाउंट बनाते हैं तो कैश एंड बैंक का बैलेंस लिखेंगे। कैपिटल का अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल में आपको अच्छे से पता होगा, जब पार्टनर्स कैपिटल में इस कैपिटल को लिखते हो तो क्या बोल के लिखते हो, बाय बैलेंस बीडी बोल के लिखते हो। तो क्यों लिखते हो, क्योंकि कैपिटल का अकाउंट खुला हुआ है तो उसमें बैलेंस बोल के लिखना पड़ता है। समझ में आया। तो बैलेंस बोल के लिखा जाएगा। और जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड हो गया, इस तरह का फ्री रिजर्व जो होता है, जनरल रिजर्व जिसको बोलते हैं, ये सब हमारा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा। कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा। आपको भी अच्छे से पता होगा, एडमिशन ये सब पढ़े थे तो, कि जनरल रिजर्व को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा करते थे। तो ये चीज यहां पे भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस यानी जनरल रिजर्व, पीएल, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ये सबको जब हम लोग बांटेंगे तो एंट्री होता है रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, मतलब ये सारे अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया। और यहां पे वो भी कौन सा रेशियो में, पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको यहां पे बांटना पड़ता है। समझ में आया। तो सर अब यहां पे अगर हम देखें बैलेंस शीट में तो क्या क्या हो चुका है, बोलेंगे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, ये सब रियलाइजेशन में चला गया। बी का लोन पार्टनर्स लोन में चला जाएगा, पार्टनर्स का लोन में ट्रांसफर हो जाएगा।
लोन फ्रॉम बैंक जो है ये भी रियलाइजेशन में चला जाएगा क्योंकि रियलाइजेशन का पार्ट है। और उसके बाद हम लोग का ये जनरल रिजर्व और वर्कमैन पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा और ये तो पार्टनर्स कैपिटल में जाके बैलेंस बन जाएगा। बच गया ये दो चीज। सर ये भी तो फंड है, ये भी तो पार्टनर्स कैपिटल में आना चाहिए ना, इसके बारे में समझना। फंड ये भी है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड भी है और फंड ये भी है। फंड तुम्हारे पास अगर कोई एसेट से रिलेटेड रहेगा, देखो मशीनरी हमारा एसेट है, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, तो अगर कोई एसेट से रिलेटेड अगर कोई फंड आप जमा करके रखे हो, कोई रिजर्व आप बना के रखे हो, तो वो आपका रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, ना कि पार्टनर्स कैपिटल में। कहां पे ट्रांसफर होगा? रियलाइजेशन में। तो सिंपल सा बात ध्यान रखना, पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ आपका कैपिटल जाएगा, आपका रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट जाएगा जनरल रिजर्व वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, और लोन आपका पार्टनर्स लोन में चला जाएगा, और बाद बाकी आपका जितना बचेगा सब कहां पे चला जाएगा? रियलाइजेशन में चला जाएगा। और जब रियलाइजेशन में ये सबको ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे आपका ये वाला प्रोविजन फॉर बैड डेट को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? और इस तरीके से तुम्हारा पूरा बैलेंस शीट खत्म हो जाएगा। सारा का सारा यहां से ट्रांसफर कर देना है, डेबिट वाले को क्रेडिट करके, क्रेडिट वाले को डेबिट करके। बोलो बात समझ में आया? तो इस तरह से तुम्हारा बैलेंस शीट हो जाएगा पूरा खत्म, और उसके बाद भी काम बचा रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि बैलेंस शीट को हम लोग ट्रांसफर किए भी। अभी हम लोग क्या किए? बैलेंस शीट को ट्रांसफर किया गया है, तो ट्रांसफर करने का ये सब एंट्री पास करवाए। देखो नोट नंबर 1 में था कि पार्टनर्स का कैपिटल रहेगा, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस बोल के बनाएंगे उसको। समझ में आया? पार्टनर्स का जो लोन रहेगा उसको पेमेंट करना पड़ेगा। कभी कभी पार्टनर्स का लोन अकाउंट नहीं बनाने बोलता है तो डायरेक्टली ये वाला एंट्री पास करेंगे, यानी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, मतलब कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू उसको डायरेक्टली पेमेंट करवा देना है। समझ में आया? तो पेमेंट करवाएंगे तो लोन कैंसिल हो जाएगा, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा। आई बात समझ में? उसके बाद जब एसेट्स का पैसा मिलेगा, अरे बताओ, जब सारा एसेट्स लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए हैं तो अब उसको सेल करना पड़ेगा। अभी सेल नहीं किए हैं, अभी तक सेल नहीं किया गया कोई एसेट को, और ना ही लायबिलिटी का पेमेंट किया गया है। अभी तक क्या किया गया? बस ट्रांसफर किया गया है। जो जो घर में जाना चाहिए, जो जो अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए वहां पे ट्रांसफर कर दिया गया है। अब हम लोग इसको सेल करेंगे। बताओ, अगर सन्ड्री एसेट्स या कोई ऐसा एसेट जो रिकॉर्ड नहीं किया गया बुक्स में, उसको अगर हम लोग रियलाइज करेंगे कैश में, यानी बेचेंगे अगर उसको, तो पैसा मिलेगा। अगर एसेट को बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे। एसेट का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि एसेट अब कहां पे ट्रांसफर हो चुका है? रियलाइजेशन में हो चुका है, तो अब रियलाइजेशन लिखना पड़ेगा। मतलब सर अगर फर्नीचर को बेचेंगे तब भी एंट्री यही होगा? हाँ जी सर, अगर फर्नीचर को बेचोगे तब भी होगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर तुम मशीनरी को बेचोगे तब भी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर लैंड एंड बिल्डिंग को बेचोगे तब भी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सबके लिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ही होगा, क्योंकि आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हो सारे एसेट्स को। आई बात समझ में? और सर अगर कुछ एसेट्स अगर पार्टनर लेके चला जाता है, अगर किसी को पसंद आ गया फर्नीचर, ए भाई ये वाला फर्नीचर हम लेके चले जाएंगे, तो ठीक है। फर्नीचर अगर कोई पार्टनर लेके चला जाएगा तो पैसा तो नहीं मिला हम लोग को, तो वहां पे पार्टनर का नाम लिखेंगे। जैसे देखो, अगर पैसा आया तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, लेकिन पैसा नहीं आया तो जो पार्टनर लेके जा रहा है उसका डेबिट करेंगे। जैसे ए लेके चला गया तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी लेके चला गया तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पे भी टू रियलाइजेशन, यहां पे भी टू रियलाइजेशन। क्रेडिट में टू रियलाइजेशन ही होगा क्योंकि हमारे पास से एसेट चला गया, लेकिन डेबिट में क्या होगा? तो अगर पैसा मिला है, कैश में रियलाइज किया गया है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, लेकिन अगर कोई पार्टनर लेके गया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। बोलो बात समझ में आया? तो ये एसेट्स का बात हो गया। अब बात करते हैं लायबिलिटीज का। तो लायबिलिटीज वाले में पेमेंट करने का जब बात होता है तो सन्ड्री लायबिलिटीज और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को पेमेंट करना है कैश में। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी होता है जिसको बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया था, नहीं किया था, अब उसको भी पेमेंट करना है, तो ठीक है, साथ में ही सबका एंट्री होगा। तो एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। बताओ, अगर पेमेंट करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? तो बोलेंगे सर पैसा जाता है पेमेंट करने से, तो पैसा जाएगा तो टू कैश या बैंक अकाउंट करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, टू कैश या बैंक अकाउंट करेंगे। आई बात समझ में? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट होगा। क्लियर चीज? और उसके बाद अगर हमारे पास कोई पार्टनर अगर कोई लायबिलिटी को ले गया, तो मतलब अगर कोई पार्टनर बोला कि उस क्रेडिटर को हम पेमेंट करेंगे, उस बिल का हम पेमेंट कर देंगे, तुम लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, तो ठीक है। कोई लायबिलिटी को पे करने का, अगर टेक ओवर करने का अगर कोई पार्टनर जिम्मेदारी ले लिया है तो उस पार्टनर का नाम लिखा जाएगा।
तो वहां पे तो पैसा नहीं पेमेंट होगा, वहां पे पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो देखो एसेट्स वाला और लायबिलिटीज वाले में कॉमन आपको क्या दिख रहा है कि जब हम लोग एसेट्स का पैसा रियलाइज कर रहे थे तो टू रियलाइजेशन क्रेडिट में होता है, और जब आपका लायबिलिटीज को पेमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में आता है। अगर आप पैसा पेमेंट करते हो तो कैश को क्रेडिट करते हो, अगर कोई पार्टनर उसको लायबिलिटी ले लिया है तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। बोलो बात समझ में आया? यहां पे 3 नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से समझना इसको कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी, अगर कोई लायबिलिटी का पेमेंट करना है तो कितना रुपया करना है पेमेंट, वो अगर क्वेश्चन में नहीं कुछ बताया है देन इट मस्ट बी पेड ऑफ इन फुल, तो पूरा पेमेंट तुमको करना पड़ेगा, पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो 25,000 रुपए का है तो पूरा 25,000 रुपया, 20,000 रुपए का है कोई लायबिलिटी तो पूरा 20,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बताया है उस लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए, ऐसे तो क्वेश्चन बताता है कि क्रेडिटर को इतना पेमेंट करो, बिल्स पेबल का इतना पेमेंट करो, लेकिन अगर कोई लायबिलिटीज के बारे में नहीं बोला है तो उसके लिए फुल पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आया? उसके बाद इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, अगर टेंजिबल एसेट और इन्वेस्टमेंट का अगर रियलाइज्ड वैल्यू के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है, साइलेंट है, देन इट शुड बी रियलाइज्ड एट देयर बुक वैल्यू, उसको बुक वैल्यू पे रियलाइज करेंगे। ध्यान से समझना, बुक वैल्यू मतलब वही जितना वैल्यू उसका बैलेंस शीट में दिख रहा था उस वैल्यू पे करेंगे। जैसे आपको एक बार बैलेंस शीट दिखा देते हैं, बताओ बैलेंस शीट में आपके पास क्या था? टेंजिबल एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट। टेंजिबल एसेट और इन्वेस्टमेंट बोलता है ये सब चीजों के बारे में, अगर किसी भी एसेट के बारे में अगर क्वेश्चन में साइलेंट है, मतलब लैंड का कितना पैसा मिलेगा बता दिया, प्लांट का कितना मिलेगा बता दिया, फर्नीचर का नहीं बताया, इन्वेस्टमेंट का नहीं बताया, तो अगर नहीं बताएगा तो जितना बुक में वैल्यू लिखा हुआ है 15,000 और 35,000 उतना ही उसको पेमेंट करना पड़ेगा, उतना ही उसको पैसा मिलेगा। आई समझ में? यानी बुक वैल्यू पे उसको रियलाइज करेंगे। ये बात समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट। देखो टेंजिबल एसेट का बुक वैल्यू पे लेंगे, लेकिन अगर इनटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब चीज अगर इनटेंजिबल एसेट या अक्रूड इनकम, कोई इनकम बाकी है, इनकम रिसीवेबल है, रेंट रिसीवेबल हो गया, समझ में आया, अगर फीस रिसीवेबल हो गया, ये सब इनकम, और प्रीपेड एक्सपेंस, कोई प्रीपेड एक्सपेंस है हमारे पास, प्रीपेड एक्सपेंस बोलने का मतलब हम रेंट ज्यादा पेड कर दिए, प्रीपेड कर दिए हैं, तो ये सब चीज अगर हमारे पास होगा देन इट शुड बी कंसीडर्ड एज निल या जीरो वैल्यू, तो इसको हम लोग निल, कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा ऐसा हम उम्मीद करके चलेंगे, तो इसको 0 रुपया पे हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा। समझ में आया? मतलब लायबिलिटी का पेमेंट के बारे में नहीं बोलेगा तो फुल पेमेंट करेंगे, अगर टेंजिबल एसेट और इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बोलेगा तो बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कोई इनटेंजिबल या अक्रूड इनकम या प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में नहीं बोलेगा तो उसके लिए निल रियलाइजेशन, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सब आपको क्लिक करेगा माइंड में, इसलिए ध्यान से समझना है सब चीज, ये सबको भूलना नहीं, ये सबको याद रखना है, ठीक है? जब क्वेश्चन करोगे तो ये सब चीज आपका माइंड में क्लिक करना चाहिए तुरंत उस टाइम। अब बात करते हैं रियलाइजेशन का कुछ खर्चा। बताओ इतना परचेज सेल करोगे, इतना आप तुम पेमेंट करोगे, सेल करोगे, रियलाइज करोगे एसेट्स को, तो कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा ही। तो बोलता है अगर आपके पास रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है और पेड बाय द फर्म, पेड कौन कर रहा है? फर्म कर रहा है, या नहीं तो पेड बाय द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, मतलब खर्चा वो फर्म का ही है लेकिन पेड कर रहा है अगर पार्टनर उसके बिहाफ में। समझ में आया? या तो बोलेगा क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म, और या नहीं तो बोलेगा रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, यानी ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। तो ध्यान रखना किसके बिहाफ में पेड किया जा रहा है वो ध्यान में रखना है। तो जिसके बिहाफ में किया जाता है उसके अकॉर्डिंग यहां पे एंट्री बनेगा। तो अगर फर्म पेड कर रहा है या फर्म के बिहाफ में पेमेंट हो रहा है तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि वो फर्म का खर्चा है। समझ में आया? वो फर्म का खर्चा हुआ तो इसीलिए वहां पे रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। आई बात समझ में? लेकिन अगर कोई पार्टनर पेड करता है तो पार्टनर्स का नाम लिखेंगे वहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। आई बात समझ में? आइए देखते हैं आगे। देखो लिखा हुआ है कि अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेड करता है कोई पार्टनर, या तो फर्म पेड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के बिहाफ में फर्म पेमेंट कर देगा, तब भी तो किसके बिहाफ में? पार्टनर के बिहाफ में, या पार्टनर खुद पेमेंट करेगा। दोनों केस में आपके पास क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। समझ में आया?
एंट्री याद रखना जरूरी इसीलिए है क्योंकि आपको कभी कभी जर्नल एंट्री भी पूछ देता है क्वेश्चन में, तो जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। और अगर लेजर पोस्टिंग बोलेगा तो लेजर पोस्टिंग करने के लिए भी आपको जर्नल एंट्री जानना जरूरी है, क्योंकि जर्नल एंट्री के थ्रू ही आप लेजर पोस्टिंग करोगे। समझ में आया? उसके बाद जब सारा काम हो जाएगा तो या तो प्रॉफिट निकलेगा या तो लॉस निकलेगा रियलाइजेशन का। तो बोलता है अगर कोई प्रॉफिट होगा रियलाइजेशन का तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद करो एडमिशन रिटायरमेंट ये सब करते थे तो वहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता था कि नहीं, उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते थे कि नहीं, तो वहां पे एंट्री पास होता था रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यहां हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? और इसको भी कौन सा रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाएगा, पीएसआर में हो जाएगा। नोट लिखा हुआ है फॉर लॉस ऑफ रियलाइजेशन, अगर लॉस हो जाएगा रियलाइजेशन का तो क्या करेंगे, एंट्री विल बी रिवर्स्ड, एंट्री उल्टा हो जाएगा, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद लिखा हुआ फॉर डेफिशिएंसी इन कैपिटल ब्रॉट इन कैश, अगर आपके कैपिटल में कमी आ चुका है, मतलब आपको लायबिलिटी का पेमेंट ज्यादा करना है, पैसा आपके पास नहीं है, तो आपको घर से पैसा लाना पड़ेगा। समझ में आया? अगर फर्म में आपके पास पैसा नहीं है तो आपको घर से पैसा लाना पड़ेगा। तो अगर कोई पार्टनर पैसा लाता है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अरे मतलब ये समझ के चलो ना, कैश कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, और अगर कैश कंट्रीब्यूट करता है कोई पार्टनर तो पैसा ला रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जो पार्टनर ला रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। अगर ए लाएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, अगर बी लाएगा तो टू बीज कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? तो अगर पैसा लाता है तो ये एंट्री, और अगर पार्टनर को पैसा पेमेंट करना होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट करेंगे। समझ में आया? ए को पैसा पेमेंट करना है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट करेंगे। आई बात समझ में? तो ये सारा एंट्री आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये 14 एंट्री अगर तुमको सही से पता रहेगा, ये 14 एंट्री के बेस पे ही आपका पूरा चैप्टर टिका हुआ है। और नोट जो एक एक दो दो पॉइंट का लिखे हैं वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेस पे आपका पूरा चैप्टर टिका हुआ है। समझ में आया? तो इसीलिए आपको जर्नल एंट्री याद कर लेना, अच्छे से इसको कॉपी कर लेना वीडियो को देख के अच्छे से, ठीक है। और जर्नल एंट्री को कॉपी कर लेना है, और फिर बैलेंस शीट को कॉपी करने का जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट हम समझाने के लिए सिर्फ बताए थे आपको, ठीक है। मेन आपका ये सब है, जैसे ये सब थ्योरी आपको याद कर लेना है, थ्योरी क्या क्या, क्योंकि एक एक मार्क्स का थ्योरी भी पूछ देता है, तो ये सब चीज भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और फिर आपको ये जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज कहां पे ट्रांसफर होता है, पहले ट्रांसफर करने का चीज, और उसके बाद जब उसका पैसा मिलेगा तो कितना कितना पैसा कहां कहां पे रियलाइज होता है। अगर किसी के बारे में नहीं बोलता है तब क्या करेंगे, उस सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान रखना एक चीज यहां पे मिसिंग है कुछ, कि अगर कोई प्रोविजन के बारे में अगर बात करें तो प्रोविजन के लिए कभी भी पेमेंट नहीं होता। ध्यान रखना, कोई भी तरह का प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, ये सब का पेमेंट के लिए, ये सब के बारे में हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी तरह का प्रोविजन का पेमेंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि पेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी अगर साइलेंट हो तो इट मस्ट बी पेड इन फुल, पूरा पेमेंट करना है। तो अगर कोई प्रोविजन के बारे में अगर नहीं बोलता है तो आप पेमेंट मत कर देना उसको, क्योंकि प्रोविजन का पेमेंट हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए कोई भी तरह का पीबीडीडी ये सब जो रहता है उसका पेमेंट नहीं करना है। क्लियर है चीज? तो बस आपके पास बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें आपको ये सब चीज पढ़ना था, तो ये हम बता दिए। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन किस तरह से आता है, किस तरह का करना होता है, वो सारा चीज हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आया होगा वीडियो तो आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और अगर वीडियो पे आप चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारा चैप्टर हम लोग को मिलने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच।